Students, again as usual, I am Navneel Gord from Tagore School Parbatsar, and we are studying the second lesson of science book of 8th class, which is Sukshma Jeev Mitra एवं शत्रु. I have posted 4 videos of this lesson. मैं पोस्ट कर चुका हूँ 4 वीडियोज़, 4 वीडियो इस लेसन के, एंड वी आर आई थिंक वी विल कंप्लीट टुडे दिस लेसन. और ये आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड इट इज़ द 5th वीडियो ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स. ये 5वां वीडियो है इस लेसन का. सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो, द प्रीवियस 4 वीडियोज़, जिन स्टूडेंट्स ने पहले के 4 वीडियोज़ नहीं देखे हैं, दे शुड वॉच देम फर्स्ट. पहले उनको उन वीडियोज़ को देखना चाहिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द प्रीवियस पार्ट ऑफ द लेसन, ताकि वो जो लेसन का पहले का पार्ट है वो उसको समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें. स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग टुडे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन का अगला हिस्सा विद दिस टेबल. वी आर स्टार्टिंग विद दिस टेबल. मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग. हमने इस लेसन के प्राइमरी पार्ट में, शुरुआत के पार्ट में, सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभों के बारे में पढ़ा, बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा. और अब हम लोग पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों के नुकसान के बारे में. और हमने शुरुआत में अभी पढ़ा पिछले वीडियो में कि कितने प्रकार के, किस किस प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव. यहाँ एक टेबल दी गई है जिसमें टेबल के थ्रू हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन से सामान्य रोग होते हैं. देयर आर 4 कॉलम्स फॉर ईच ऑफ द डिजीज़. एक डिजीज़ के लिए 4 कॉलम दिए हुए हैं. द फर्स्ट कॉलम इज मानव रोग. यहाँ पर रोग का नाम है पहले कॉलम में. सेकंड कॉलम में है कि वो रोग कौन से सूक्ष्म जीव से हो रहा है. थर्ड कॉलम में है कि उसके फैलने का, उसके संचरण का तरीका क्या है. और फोर्थ कॉलम में बचाव के उपाय दिए गए हैं. लेट अस रीड द स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोब्स. माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव के बारे में विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस आइए पढ़ते हैं. द फर्स्ट डिजीज इज क्षय रोग. पहली जो रोग है वो है क्षय रोग, जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं. टीबी का रोग कहते हैं इसको, और यहाँ हिंदी में इसको क्षय रोग कहते हैं. ये फैलता है एक जीवाणु से, और इसके संचरण का तरीका है वायु द्वारा, यानी इसके जीवाणु वायु के द्वारा, सांस के द्वारा हमारे अंदर आ जाते हैं. और इससे बचाव के उपाय: रोगी को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण. टीबी का भी टीका लगता है, और अन्य रोगी को पूर्ण तरह से अलग रखना होता है, सेपरेट रखना होता है, आइसोलेट रखना होता है. उसके बर्तन, उसके कपड़े, ये सारे उसके सेपरेट रखने होते हैं, ताकि इसके जो जीवाणु हैं वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित न कर पाएँ. दूसरा रोग है खसरा. खसरे का भी टीका लगता है स्टूडेंट्स. ये अपने अभी स्कूल में, अभी प्रीवियस जो सेशन था उसमें स्कूल में भी खसरा रुबेला का टीकाकरण हुआ था. तो वही ये खसरा रोग, इंग्लिश में इसको मीजल्स कहते हैं. ये वायरस के द्वारा होता है. जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे ही ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है. ये वायु के द्वारा संचरित होता है. और इसमें भी जिस रोगी को है ये मीजल्स या खसरा, उसको अलग रखना होता है, क्योंकि ये भी संक्रामक रोग है. तो वायरस के थ्रू दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, इसलिए इसको भी रोगी को अलग से रखना होता है. अगला है चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं. आप जानते हैं कई बच्चों के बोदरी माता या छोटी माता निकल जाती है तो दाने निकल आते हैं शरीर पर. और ये भी एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाता है. ये भी वायरस के थ्रू होने वाला है. सीधा संपर्क, डायरेक्ट टच होने से भी ये रोग हो जाता है किसी से, और वायु द्वारा भी हो सकता है. इसीलिए नॉर्मली उसको ढक कर रखते हैं. जिस व्यक्ति को माता निकल जाती है उसको ओढ़ा कर रखते हैं, ताकि उससे कोई व्यक्ति दूसरा टच में नहीं आए और उसके द्वारा वायु से दूसरे को नहीं फैले. और इसमें भी व्यक्ति को अलग रखना होता है, उसको आइसोलेट करके रखना होता है. और पोलियो जो है वो भी वायरस के द्वारा होता है. ये भी वायु और जल के द्वारा संचरित होता है. आजकल पोलियो मुक्त भारत बना दिया गया है. पल्स पोलियो, जो कि पोलियो की वैक्सीन है, वैक्सीन यानी टीका है,
पोलियो का ये टीका, वैसे टीके सामान्यतः इंजेक्शन के थ्रू लगते हैं, लेकिन पोलियो का टीका दवाई के रूप में पिलाया जाता है छोटे बच्चों को। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है दवाई, ये ड्रॉप्स के थ्रू। और ये भी एक तरह का वायरस है जो कि वायरस के द्वारा ये फैलता है, वायु और जल के द्वारा। तो ये, लेकिन आजकल कई सालों से भारत सरकार पल्स पोलियो अभियान चला करके पोलियो मुक्त भारत को बना दिया है। अब इसका वायरस भारत में नहीं है, बहुत रेयरली कहीं कहीं शो होता है। ये सारे जो 4 प्रकार के जो रोग अपन ने अभी पढ़े हैं, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये चारों ही संक्रामक रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं। और ये सब सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु और वायरस से होने वाले रोग हैं। और इसमें सभी प्रकार के रोगों में चूंकि ये संक्रामक है, इन्फेक्शियस है, तो इनको व्यक्ति को सेपरेट रखना होता है, आइसोलेट करके रखना होता है। अगले जो रोग हैं वो जीवाणु से होने वाले रोग हैं, हैजा और टाइफाइड। हैजा जो है वो जल और भोजन यानी प्रदूषित, जब किसी ऐसे भोजन में या किसी ऐसे पानी में जिसमें हैजे के जीवाणु हों, वो पानी अपन पी लें या वो भोजन अपन कर लें, तो ये रोग अपने अंदर आ सकता है। और ये अगला जो रोग है वो है टाइफाइड। ये भी जीवाणु द्वारा होता है, ये जल से अपनी बॉडी में आ सकता है, प्रदूषित जल के द्वारा। और इन दोनों ही प्रकार के जो रोग हैं, इनमें बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता व अच्छी आदतों को अपनाना। अगर हम स्वच्छ भोजन करेंगे, स्वच्छ पानी पिएंगे, मच्छरों और मक्खियों को नहीं बैठने देंगे भोजन और जल पर, तो इससे अपन बच सकते हैं। भली भांति पके भोजन का यूज करें। कच्चा भोजन होने से उसमें जीवाणु आने की आशंका रहती है। जब भोजन पकता है तो जीवाणु वगैरह समाप्त हो जाते हैं। तो पका हुआ भोजन, उबला हुआ पेयजल और टीकाकरण, इससे बचने के उपाय हैं। अगला जो रोग है वो है हेपेटाइटिस ए। ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, जल के द्वारा ये फैलता है। और उबले हुए पेयजल का उपयोग और टीकाकरण इसका उपाय है। तो आपने देखा, जब हम जल को उबाल देते हैं तो उसमें रहने वाले सब सूक्ष्म जीव या वायरस ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हम लोग उबाल करके अगर जल को पीते हैं ठंडा करके वापस, तो उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं रहता, कोई भी वायरस या कोई जीवाणु नहीं बचता है। इसलिए जल को उबाल कर पीने की सलाह दी जाती है। अगला है मलेरिया। तो आप जानते हैं मलेरिया मच्छर से होता है, और वो भी हर मच्छर से नहीं, बल्कि एक खास मच्छर जिसको कहा जाता है मादा एनोफ्लीज मच्छर से ये होता है। और ये वायरस नहीं बल्कि एक सूक्ष्म जीव की प्रकार है, प्रोटोजुआ। ये भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों के कई प्रकारों में से एक प्रकार है, प्रोटोजुआ से ये होता है। मच्छर के द्वारा ये फैलता है। तो इससे बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। Students, we have completed the table and we have also studied the various about the various diseases, their spreader, उनके फैलाने वाले जो माइक्रोब्स है उनके बारे में हमने पढ़ा, और हमने प्रोटेक्शन के बारे में भी पढ़ा है। लेट्स गो फर्दर, आइए आगे चलते हैं। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। हम इनको पढ़ भी चुके हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव जैसे केवल मनुष्य व पौधों में ही रोग के कारक नहीं है। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य व पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। यानी केवल मनुष्य और जंतुओं में ही सूक्ष्म जीव रोग पैदा नहीं करते, बल्कि जंतुओं, जानवरों में भी ये रोग पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य व मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। ये मनुष्यों में भी होता है और मवेशियों में यानी जानवरों में भी होता है। एंथ्रेक्स जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर व मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो ये एक कॉमन रोग है, कॉमन उदाहरण है एंथ्रेक्स का, जो कि सूक्ष्म जीव द्वारा होता है और मनुष्य और जानवरों में दोनों में होता है। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है।
तो ये जो जिन्होंने भी जीवाणुओं की खोज की, उनके लिए वैक्सीन बनाए, वास्तव में ये याद करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी महामारियों से, बहुत बड़े बड़े रोगों से, जिनसे लाखों लोग मर सकते थे, उनसे मानव जाति को बचाने का कार्य किया है। तो ये रॉबर्ट कोच है, इन्होंने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो कि एंथ्रेक्स रोग पैदा करता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि रोग केवल मनुष्य और पादपों में नहीं, बल्कि जानवरों में भी सूक्ष्म जीव रोग पैदा करते हैं। यहाँ पर एंथ्रेक्स का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर मुंह पका और खुर पका रोग का उदाहरण दिया गया है, जो गायों में होता है। पौधों में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, अभी हमने पढ़ा कि जानवरों में सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, इसी तरह पौधों में भी करते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव जैसे चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। जब कोई सूक्ष्म जीव किसी रोग को उत्पन्न कर देता है किसी भी पौधे में, तो फसल में जितनी प्रोडक्शन आनी चाहिए, जितना उत्पादन होना चाहिए, जितनी मात्रा में फसल मिलनी चाहिए, धान मिलना चाहिए, उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता। फिर उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यहाँ एक तालिका दी हुई है 2.2। अभी 2.1 में हमने मनुष्यों में होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा कि सूक्ष्म जीव मनुष्यों में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, कौन उनको फैलाता है और उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है पौधों की, कि पौधों में होने वाले कौन कौन से रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह एक सारणी द्वारा बताया गया है। यहाँ पर बताए गए हैं 3 रोग जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। पहला है नींबू कैंकर। ये एक सूक्ष्म जीव जीवाणु द्वारा होता है और ये वायु से फैलता है। नींबू कैंकर आपको पता होगा, निशान बन जाते हैं, जैसे कोई जंग लगता है ऐसे निशान बन जाते हैं नींबू पर, ऐसे नींबू कैंकर कहते हैं। गेहूं की रस्ट, ये कवक द्वारा, फंजाई द्वारा होता है। इसमें फफूंद उत्पन्न हो जाती है। वायु एवं बीज द्वारा ये संचरण का तरीका है। वायु एवं बीज द्वारा ये फैलता है। भिंडी की पीत, पीली कलर, पीत का मतलब पीलापन आ जाता होगा, तो ये भी वायरस के द्वारा होता है, ये कीड़ों द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं कि ये कौन से जीवों, सूक्ष्म जीव द्वारा फैलते हैं और किस तरह से फैलते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये याद रखना होगा, इन सब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है, इनको हमें याद रखना होगा कि प्रश्न इस तरह के भी आ सकते हैं कि जंतुओं में फैलने वाले, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोगों के बारे में बताइए, या पादपों में फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से रोग के बारे में बताइए। अब हम ये एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है फूड पॉइजनिंग की, खाद्य विषाक्तता। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कई बार कि फूड पॉइजनिंग से उसकी तबीयत खराब हो गई, कई लोग मर भी जाते हैं। जब खाने में जहर पैदा हो जाता है किसी भी कारण से, सूक्ष्म जीवों के कारण से भी हो जाता है। कई बार खाना पड़ा पड़ा सड़ जाता है, और सड़ाने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव करते हैं। और वो सड़ने के बाद में उसमें जहर जैसा पैदा हो जाता है, एक तरह से पॉइजन पैदा हो जाता है। तो वो फूड, और उसको कोई खा लेता है ऐसे खराब भोजन को, तो उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और उससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, कई मामलों में तो मृत्यु भी हो जाती है। तो ये है खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे उल्टी होने लगी। वमन यानी उल्टी होता है, वॉमिटिंग। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति यानी फूड पॉइजनिंग से ऐसा हुआ है। इसने कुछ ऐसा खा लिया है जो कि अच्छा नहीं था, जो पॉइजनस था, तो ये फूड पॉइजनिंग के कारण ऐसा हुआ है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, भोजन जब पड़ा रहता है तो उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, और वो सूक्ष्म जीव उसको सड़ा देते हैं और पॉइजन बना देते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं।
यानी उसमें पॉइजन उत्पन्न कर देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः ये आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। और अगला जो टॉपिक है वो है खाद्य परिरक्षण, यानी खाने को कैसे रक्षित करके रख सकते हैं, हम कैसे बचा करके रख सकते हैं उसको खराब होने से। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। अब जैसे बीजों को तो कैसे रख सकते हैं तो हमने पढ़ा है, बीजों को कैसे रख सकते हैं, लेकिन जब भोजन पक गया, बना हुआ भोजन है, पका हुआ भोजन है, उसको कैसे हम बचाया हुआ रख सकते हैं घर पर। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, ये हमने पढ़ा है। और हम जानते हैं कि रोटी का टुकड़ा है, ब्रेड है, खुली पड़ी है, गीलापन हो गया तो उसमें फफूंदी आ जाती है, जिसको कवक कहते हैं। तो कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी दिनों तक संदूषित नहीं होता। आम को आप रखोगे 10 दिन तक तो वो सड़ जाएंगे, लेकिन अचार 6 महीने तक भी खराब नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करने चाहिए। तो आप जानते हैं अचार डालते हैं अपन केरी का, जिसको आम और केरी एक ही बात है, कच्चा आम ही केरी कहलाता है। तो जब हम कच्चे आम का अचार डालते हैं तो वो 6 महीने तक खराब नहीं होता है। तो वो एक तरह का परिरक्षण है, उसको प्रिजर्व करना है। तो ये प्रिजर्व कैसे किया जाता है, प्रिजर्व करने के उपाय क्या है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। रासायनिक उपाय क्या है किसी भी चीज़ को परिरक्षित करने के, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के, ताकि वो खराब न हो। नमक एवं खाद्य तेल, आपको पता है अचार में क्या डलता है? एक तो तेल डलता है, उसमें एक नमक डलता है। तो नमक से क्या होता है, सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हो पाते। तेल में जो डूबी हुई चीज़ें होती है उनमें भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हो पाते। तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जो अपने नमक और तेल है, लेकिन कुछ दवाइयाँ जैसी भी आती है वो भी प्रिजर्व करती है चीज़ों को, वो भी बचाती है ख़राब होने से, उसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। लेकिन वो नेचुरल नहीं होती, वो प्राकृतिक नहीं होती, वो आर्टिफिशियल होती है, कृत्रिम। जो बाज़ार की चीज़ें आती है उनमें प्रिजर्वेटिव डाले हुए आते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रिजर्वेटिव अच्छे नहीं होते हैं, ये जो केमिकल आते हैं उसमें डाले हुए। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम व स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग करके संदूषित होने से बचाता है। तो मैंने आपको बताया कि बाज़ार से जो चीज़ें आती है, पैक्ड जो आती है, उनको भी प्रिजर्व करने के लिए उनमें कुछ मिला देते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव कहते हैं, परिरक्षक। तो ये यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, ये याद रखने होंगे आपको, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। प्राकृतिक परिरक्षकों के नाम पूछेंगे तो खाद्य तेल और नमक आ जाएगा, लेकिन अगर कृत्रिम जो परिरक्षक हैं वो अगर पूछे जाते हैं तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये 2 नाम आपको याद रखने होंगे। जैम और स्क्वैश जो बने हुए आते हैं बाज़ार में, उनमें इनको मिलाया जाता है। नमक द्वारा परिरक्षण कैसे होता है? सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला व इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, नमक डाल करके चीज़ों को बचाते हैं, नमक से ढक देने से चीज़ें खराब नहीं होती। आम यानी केरी है, आंवला है और इमली, इसको ख़राब होने के लिए भी नमक से इनको बचा सकते हैं। लेकिन और आपने देखा होगा चीनी द्वारा परिरक्षण, कई चीज़ें चाशनी में ख़राब नहीं होती है, आपने ये भी गौर किया होगा। देखो आंवले का मुरब्बा बनाते हैं तो एक तरह की चाशनी में डालते हैं उसको,
तो चाशनी में भी चीनी की जो चाशनी होती है उसमें भी चीज़ें खराब नहीं होती, वो भी एक परिरक्षक का कार्य करती है। जैम, जेली व स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो चीनी से नमी कम हो जाती है और इससे चीनी भी एक प्रकार का परिरक्षक है। जब चाशनी में कोई चीज़ रखी जाती है तो वो खराब नहीं होती है। तेल व सिरके का द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। तो तेल डालते हैं, आप जानते हैं अचार में तेल डलता है, तेल से वो अचार खराब नहीं होता है। और सिरका एक और आता है, सिरके से भी चीज़ें खराब होने से बचती है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। गरम व ठंडा करना, तो आपको पता है कि जब अपन किसी चीज़ को उबाल देते हैं तो उबालने से उसके सारे जीवाणु खत्म हो जाते हैं और ठंडा करके उसको काम में ले सकते हैं, या फिर उसको इतना कम टेम्परेचर पे रखे जाए कि वहाँ उसमें जीवाणु पैदा नहीं हो। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। यानी उबालने से भी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं और रेफ्रिजरेटर में यानी 0 डिग्री से कम पे भी या बहुत कम तापमान पे भी सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी में चीज़ें जल्दी ख़राब होती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। सर्दी में चीज़ें कम ख़राब होती है, दूध भी कम फटता है क्योंकि कम टेम्परेचर रहने से सूक्ष्म जीव आसानी से उत्पन्न नहीं होते। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। थैलियों में जो दूध आता है वो फटता नहीं है एकदम से। तो वो क्यों नहीं फटता है? क्योंकि उसका पाश्चराइजेशन किया हुआ रहता है, पाश्चरीकृत होता है वो दूध। ये पाश्चरीकरण क्या है? एक क्रिया है पाश्चरीकरण, जिसको करने से फिर उसके बाद अगर उसको पैक कर दिया जाए किसी चीज़ को पाश्चरीकृत करके तो वो चीज़ खराब नहीं होगी। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी वो डायरेक्ट पी सकते हैं अपन, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ये एक तरीका है पाश्चरीकरण का। अगर कोई पूछता है क्वेश्चन में कि पाश्चरीकरण क्या है, तो ये एक प्रोसेस है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए उसको गर्म करेंगे और फिर अचानक ठंडा करेंगे और फिर उसको स्टोर कर लेंगे, भंडारण कर लेंगे उसका। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। ये एक तकनीक है, ये एक प्रोसेस है, इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए इसको पाश्चरीकरण कहते हैं। भंडारण व पैकिंग, आजकल मेवे व सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। तो जहाँ पर हवा नहीं होती वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव पैदा नहीं हो पाते। तो एयर सील्ड, यानी जहाँ हवा जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, ऐसे पैकिंग करके सब्जियों और चीज़ों को बेचा जाता है। तो इससे भी वो बचते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। अब यहाँ पर सूक्ष्म जीवों परिरक्षण की बात पूरी हो गई। अब एक डिफरेंट टाइप का जो टॉपिक आ रहा है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग कुछ न कुछ पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन को काम में ले सकते हैं उस रूप में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। स्टूडेंट्स, वी विल complete this topic and this lesson in next video, and we will also try to do the question and answers of this lesson in next video. अगले वीडियो में हम लोग ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो पॉइंट बचा है, जो यहाँ डिटेल से दिया हुआ है, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन चक्र भी दिया हुआ है, इसको भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और ये लेसन कंप्लीट भी हो जाएगा। और इसको हम फिर आगे की जो इसमें अध्ययन दिया हुआ है, स्टडी दी हुई है, ये सारी भी हम लोग करेंगे। वी हैव नो टाइम फॉर द फर्दर स्टडी नाउ। अब आगे की स्टडी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो को हमें फिनिश करना होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।
You should learn the lesson in many times in a rewind मैनर, एक वापस रिवाइंड करते हुए, वापस इसका दोहरान करते हुए आपको इसको और पढ़ना चाहिए, एक एक दो बार इसको रिपीट करना चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन, सो दैट यू कैन लर्न द लेसन, ताकि आप इस लेसन को अंडरस्टैंड कर सकें, आप इसको लर्न कर सकें. ओके स्टूडेंट, सी यू, बाय.